नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपनी कोचिंग विधि जुडिशियल एकेडमी में। एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी very important section, that is the 389 CRPC, which has now become section number 430 of the BNSS. Is there any change? No change at all except one. Clause 1 में they have used the word bail bond at the last. जो सब क्लॉज 1 है उसमें लास्ट में उन्होंने बेल बॉन्ड शब्द को ऐड कर दिया गया है। अदरवाइज जिस डिटेल में पढ़ना चाहिए, जैसे पढ़ना चाहिए, इसको वहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं है। कॉन्सेप्ट्स आर सेम, एवरीथिंग इज सेम, जस्ट देयर इज चेंज ऑफ दिस वर्ड ओनली। तो आपको इसको वैसे ही समझना है, वैसे तैयार करना है जैसे कि आपने सीआरपीसी में किया था। तो सीआरपीसी एंड बीएनएस सेम, जस्ट एडजस्ट द सेक्शन एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन, राइट? सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. So let's go to section 389. See, this section CRPC 389 very important for your prelims and very important for your mains and very important for your interview as well. Prelims, mains and interview. This is most important section for all the stages, and also you can add the fourth utility, practical point of view से बहुत important है आपके लिए, ठीक है? Because it is related to what? Your fundamental rights of liberty, arrest and then bail. तो this is very important and you should, एक concept clarity बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए 389 की, ठीक है? तो हम लोग बेरेक्ट पढ़ने वाले हैं इसका और एक एक फ्रेज को बहुत ढंग से समझने वाले हैं। और कुछ केस लॉज मैंने दिए हैं आपके नोट्स में, उनको आप लोग बहुत ज़बरदस्त तरीके से याद कीजिएगा, ठीक है? भूलेंगे नहीं इसको आप। बढ़े आगे को। So, see the heading क्या कहता है? Suspension of sentence pending the appeal, release of appellant on bail. So, in 389, in section 389, we are going to deal with two aspects. What are? Suspension of sentence and second है release of appellant on bail. एक बात जो यहाँ पे छुपी हुई है, जो इसके हम जिक्र करेंगे अभी, यहाँ पर उन्होंने यूज किया है शब्द सेंटेंस। कन्विक्शन की बात नहीं की उन्होंने, यहाँ पर हेडिंग में कन्विक्शन नहीं है। द वर्ड इज व्हाट? सेंटेंस। अभी जिक्र करेंगे इसका, जरा ध्यान रखिएगा इस बात को बस। सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस कब? पेंडिंग दी अपील, जब अपील पेंडिंग हो तब तक सेंटेंस को, यानी कि उसको जो सजा हुई है उसको सस्पेंशन मोड में रखा, उसको एग्जीक्यूट नहीं करना, और उस जो व्यक्ति ने अपीलेंट है, जो अपील में आया है, उसको बेल पर यानी कि जमानत पर छोड़ देना, ठीक है? बढ़े आगे। अब देखिए, और प्लीज फोल्डेड हैंड से रिक्वेस्ट है, अपने नोट्स में भी मैंने दिए है, प्लीज हाईलाइट दिस सेक्शन जैसे मैंने किया है इसमें। पेंडिंग एनी अपील कब? प्लीज फर्स्ट फ्रेज, पेंडिंग एनी अपील बाय ए कन्विक्टेड पर्सन। अपील किसके द्वारा की गई है? कन्विक्टेड पर्सन के, जिस व्यक्ति के विरुद्ध ट्रायल हुआ और जिस व्यक्ति को कन्विक्ट किया जा चुका है, ठीक है? तो उसकी बात कर रहे हैं। पेंडिंग एन अपील बाय ए कन्विक्टेड पर्सन, द अपीलेट कोर्ट, अगेन हाईलाइट दिस, अपीलेट कोर्ट मे फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड बाय इट इन राइटिंग, अगेन this phrase is very important, for reasons to be recorded by it in writing. ये phrase बहुत important है इस लाइन में। Order that the execution of the sentence or order appealed against be suspended, and if he is in confinement that he be released on bail on his own bond. तो दो बातें इसमें दी गई हैं। इसमें क्या, कौन सी किसकी पावर की बात कही है? This is the power of the appellate court. Section 389 clause 1. 389 clause 1 is dealing with the power of the appellate court. This is not the sentencing court. जिस व्यक्ति ने उसको कन्विक्ट किया है उसकी पावर नहीं है ये। This is dealing with the power of the appellate court. कब? Pending appeal. It means what? When appeal has been filed. It is not before filing the appeal. It is pending any appeal. Phrase का मतलब समझ रहे हैं? Pending any appeal means appeal has been filed
देन यानी कि आफ्टर फाइलिंग होगा, क्या होगा, किसकी तरफ फाइल की गई, जिसको कन्विक्ट किया जा चुका है। क्या करेंगे, ऑर्डर किस बात का करेंगे, ऑर्डर दैट एग्जीक्यूशन ऑफ द सेंटेंस और ऑर्डर अपील्ड अगेंस्ट बी सस्पेंडेड, उस व्यक्ति के विरुद्ध जो सजा सुनाई गई है, सेंटेंस है, उसको सस्पेंड किया जाए। सस्पेंड का मतलब है कि अगर आपको 2 साल की सजा हो गई है, 3 साल की सजा हो गई है, तो वो अभी आपको जेल में ना ठूंसा जाए, जेल में ना भरा जाए, आपके खिलाफ या कोई भी आप सजा है तो उस सेंटेंस से आपको अभी बचाया जाए। फिलहाल सस्पेंडेड मोड में, खत्म नहीं करेंगे, इट इज सस्पेंडेड। क्यों, अभी अपीलेट कोर्ट उसको सुनेगी कि वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। अगर अपहेल्ड हो जाएगा देन इट विल बी एग्जीक्यूटेड एज पर द ऑर्डर ऑफ द अपीलेट कोर्ट, टिल देन इट इज सस्पेंडेड। एक तो ये बात हुई। तो दिस इज फर्स्ट ऑर्डर या फर्स्ट राइट जो है, फर्स्ट राइट गलत शब्द हो गया, फर्स्ट पावर ऑफ द अपीलेट कोर्ट अंडर सेक्शन 389(1) इज व्हाट, टू सस्पेंड द एग्जीक्यूशन ऑफ द सेंटेंस और ऑर्डर अपील्ड अगेंस्ट। जिस ऑर्डर के खिलाफ आप आए हैं, जिस सेंटेंस के आप विरुद्ध आए हैं अपील में, उसको सस्पेंड करने की पावर नंबर 1, सही है। सेकंड पावर कौन सी है, उसको बेल पर छोड़ने की, अपीलेंट को बेल पर रिलीज करने की। तो 2 पावर हो गई इसमें। सेक्शन 389 क्लॉज 1 is dealing with the 2 powers of the appellate court। अगेन कह रहा हूं, दिस इज द पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट, क्योंकि जब हम सेक्शन 389 की क्लॉज 3 पे जाएंगे, सब क्लॉज 3 पे जाएंगे, दैट इज डीलिंग विद द पावर ऑफ द सेंटेंसिंग कोर्ट, तो इट क्रिएट्स कंफ्यूजन। 389(1) and 389(3), these 2 subsections are dealing with the 2 different courts। समझे, इसलिए कह रहा हूं मैं ये, पढ़े आगे। सो this is the appellate court alone can exercise the powers conferred by subsection 1 of this section, but where no appeal is preferred, the powers cannot be exercised because the subsection says pending any appeal by a convicted person। Appellate court, only appellate court can exercise this power। when the appeal is pending, not before that। सही है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि अपील तो फाइल की नहीं है और पहले ही बेल एप्लीकेशन लगा दी जाए। यू कैन नॉट डू दिस, गॉट इट। यू कैन नॉट फाइल एन एप्लीकेशन फॉर सस्पेंशन ओनली, यू विल हैव टू फाइल एन अपील, इट शुड बी पेंडिंग अपील। सही है, ये बात समझ में आ गई। रेज हैंड इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, गुड। नाउ जो फ्रेज इन्होंने यूज किया है, फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड by it in writing, requirement of recording reasons in writing clearly indicates that there has to be careful consideration of the relevant aspects, and the order directing suspension of sentence and grant of bail should not be passed as a matter of routine। समझे ये बात, इस फ्रेज का मतलब क्या हुआ, समझा है तो मैंने पढ़ दिया आपके सामने, नोट्स में दिया गया है लाइन। ये रीजंस रिकॉर्ड करने का मतलब ये है कि कोर्ट को अब लिखना पड़ेगा कि व्हाई दिस कोर्ट इज सस्पेंडिंग द सेंटेंस, व्हाई दिस पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड इज बीइंग रिलीज ऑन बेल। देयर आर वी हैव कंसिडर्ड ऑल द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, एंड गोइंग थ्रू ऑल द फैक्ट्स, going through all the circumstances prevailing this, we are of considered view, this court is of the considered view that the appellant be, it is in the interest of justice that he be enlarged on bail and the sentence be suspended। So if it is in writing, it shows what, it shows कि appellant court has not granted exercise this power as a matter of routine। ऐसा नहीं है ठीक है सस्पेंडेड बेल ग्रांटेड, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। केस का नाम है वसंत तुकाराम पवार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2005। दिस विच केस इज रिलेटेड टू 389(1), दिस केस इज रिलेटेड टू वसंत तुकाराम पवार, दिस केस इज रिलेटेड टू 389(1। समझने की जरूरत है। When you suspend only the sentence,
नोट द कन्विक्शन। कन्विक्शन समझते हैं क्या है? कन्विक्शन का मतलब दोष सिद्ध हो गया। एक व्यक्ति को कन्विक्ट किया गया एंड देन आपने ट्रायल पढ़ रखा है, पहले कन्विक्शन होगा, उसके बाद में हियरिंग ऑन सेंटेंस होगा, फिर सेंटेंस सुनाया जाएगा उसको कि आपको 3 साल के लिए 5 साल की सजा दी जाती है, आजीवन कारावास की सजा दी, किसी में भी। नाउ क्वेश्चन ये है कि अगर हम केवल सेंटेंस को सस्पेंड करते हैं, देख लीजिए साइड प्लीज जरा, अगर हम केवल सेंटेंस को सस्पेंड करते हैं, कन्विक्शन को नहीं करते हैं, देन फिर जो कन्विक्शन के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो झेलने पड़ेंगे आपको। जैसे सपोज कीजिए कि जो मैडम हैं बैठी हुई सामने पिंक में, ये जुडिशियल ऑफिसर बन जाती हैं, ठीक है, और ये गलती से रिश्वत लेना शुरू कर देती हैं, डेली लेती हैं, ऐसी गलती डेली करती हैं, है ना। अब ये गलती से पकड़ी भी जाती हैं, तब क्या होगा? गलती से जेल भी जाएंगी, गलती से ट्रायल भी चलेगा, फिर चक्की पीसिंग होगा, है कि नहीं? चलिए भगवान ना करे ऐसा ही उस पर। अब मैं किसी भी सरकारी नौकरी की बात करता हूँ। एक सरकारी व्यक्ति, सरकारी नौकरी में व्यक्ति है वो, और उसको कन्विक्शन हो गया, सेंटेंस हो गया। अब अगर वो अपील में जा रहा है, चला अपील फाइल होगी, डेफिनेटली करेगा। नाउ पहली सिचुएशन क्या है? ओनली सेंटेंस इज सस्पेंडेड। इन दैट केस क्या होगा? इट मींस कन्विक्शन इज नॉट सस्पेंडेड, इट मींस कन्विक्शन इज ऑन रिकॉर्ड नाउ। तो कन्विक्शन के जो उसके जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस उसकी जॉब पर, उसके पक्ष पर सकते हैं, वो दैट विल फॉलो ऑटोमेटिकली नाउ। या कोई व्यक्ति है, मैडम मान लीजिए, मैडम पॉलिटिक्स में जाना चाहती हैं, मैडम पॉलिटिक्स में जाना चाहती हैं, और जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट वो क्या कहता है कि कन्विक्ट व्यक्ति कैन नॉट कंटेस्ट द इलेक्शन। सही है। नाउ केवल सेंटेंस सस्पेंड हुआ, कन्विक्शन नहीं हुआ। इट मीन्स व्हाट? यू कैन नॉट कंटेस्ट इलेक्शन नाउ बिकॉज योर कन्विक्शन इज इन फोर्स। आपके दोष सिद्धि हुई, वो प्रभाव में है, लेकिन जैसे ही कन्विक्शन भी सस्पेंड हुआ, इट मीन्स योर कन्विक्शन कम टू 0 लेवल। उससे कॉन्सिक्वेंस आपको फॉलो नहीं करने पड़ेंगे आपको। एवरीथिंग विल डिपेंड अपॉन द कॉन्सिक्वेंस और द ऑर्डर ऑफ द अपीलेट कोर्ट। इन दोनों में अंतर समझ रहे हैं आप? नहीं, जब कन्विक्शन फोर्स में रहेगा तो कन्विक्शन के जो दुष्परिणाम झेलने पड़ेंगे वो आपको झेलने पड़ेंगे आपको। जैसे एक व्यक्ति को अगर कन्विक्शन है, कन्विक्टेड व्यक्ति कहलाएगा, तो फिर वह व्यक्ति इलेक्शन नहीं लड़ सकता, कंटेस्ट नहीं कर सकता वो। लेकिन अगर हमने उस अपीलेंट कोर्ट ने अगर कन्विक्शन को भी सस्पेंड कर दिया, इन दैट केस ही कैन कंटेस्ट द इलेक्शन एज वेल। तो समझें दोनों का कॉन्सिक्वेंस के अंतर, कन्विक्शन का। तो सेंटेंस को आप अलग देखेंगे आप, और कन्विक्शन को आप अलग देखेंगे आप। तो कोर्ट को पावर है कि वो सेंटेंस को सस्पेंड करे, या दोनों को करे, या केवल सेंटेंस को करे। समझ गए? अगर आप ये बात समझ गए हैं तो प्लीज रेज हैंड। कोई है ऐसा जिसको समझ में नहीं आया हो? बढ़े आगे। तो दोनों का अंतर समझ में आई बात आपको? इसी पर एक केस है, बहुत फेमस पर्सनैलिटी है जिसको आप जानते हैं। अगर आप जानते हैं तो नवजोत सिंह सिद्धू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। नवजोत सिंह सिद्धू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। In this case, it was held that in case a request for suspension of conviction, the appellant has to draw specific attention of the court to consequences that follow his conviction. कि यदि अपीलेंट अपने कन्विक्शन को सस्पेंड कराना चाहता है, if this is the prayer of the appellant that his conviction also should be suspended, ठीक है, then what? He has to draw attention of the court to the consequences of the, मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूं आपकी डिमांड पर, ये has to draw specific attention of the court। कोर्ट के सामने उसको प्रूव करना पड़ेगा कि अगर उसका कन्विक्शन सस्पेंड नहीं हुआ तो उसको कितने बड़े कॉन्सिक्वेंसेस को झेलना पड़ेगा इसमें। जैसे नवजोत सिद्धू, ही वाज दैट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट,
नाउ ही वाज विलिंग टू कंटेस्ट इलेक्शन फर्दर। मैं इसके फैक्ट्स पढ़ देता हूं आपके लिए। द कोर्ट हैज टू एक्सरसाइज दिस पावर अंडर सेक्शन 381 इन रेयर केसेस, इन रेयर केसेस प्लीज। और इसीलिए मैंने कहा था दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस, स्पेशली इन डीजेएस एंड इंटरव्यू, depending upon the special facts of the case. It means what? Suspension of sentence may be a routine matter. क्यों? क्योंकि अभी अपील होनी है, अपील सुन रहे हैं, इसका मतलब क्या, सजा कैसे दें आपको फिर? The moment the court admit your appeal, it means what? कि इसमें अभी मेरिट पे सुना जाना बाकी है सेंटेंस। लेकिन कन्विक्शन को आप अगर सस्पेंड करना चाहते हैं तो दैट इज नॉट ए रूटीन मैटर, दैट इज इन रेयर केसेस। और वो भी कब होगा कन्विक्शन सस्पेंड? when you will have to draw specific attention of the court to the consequences. देखिए अगर आपके लिए मैं थोड़ा सा इसको, the present case appellant was a sitting member of parliament. He was convicted for offence committed much prior to his entry into politics. उससे जो क्राइम हुआ था सब जानते हैं नबी सिंह से कौन सा क्राइम हुआ था, ठीक है? उन्होंने एक रिक्शे वाले को, ये आई डोंट नो किसको, एक जोरदार थप्पड़ मार दिया था और एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट वो व्यक्ति मर गया। यस, हाँ, सुन लीजिए। तो इसलिए ये जो एक्सेप्शन है 300 का 4th सडन फाइट, उसके बेनिफिट मिला था उनको कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर केस में। तो ये बहुत प्रचलित, आप देख रहे हैं फ्रेज दिख रहा है लाइन आपको, ये कॉन्सिक्वेंसेस दैट फॉलो कन्विक्शन। कन्विक्शन के कारण क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, उन परिणामों की तरफ कोर्ट का, न्यायालय का आपको अटेंशन ड्रॉ करनी पड़ेगी। उसको दर्शाया जाएगा कि अगर मेरा कन्विक्शन सस्पेंड नहीं हुआ तो मुझे इतना बड़ा लॉस हो जाएगा। वैसे बाहर तो मैं हुई हूं, बेल आप मुझे दे रहे हैं, मेरे सेंटेंस, मुझे जेल नहीं भेजा जा रहा, लेकिन अगर कन्विक्शन रिकॉर्ड पे रहा तो मैं किसी नौकरी में अप्लाई नहीं कर सकता, मैं इलेक्शन नहीं लड़ सकता, तो मेरे जो लॉसेस होंगे वो इररिपेरेबल होंगे। अगर 2 साल बाद, 1 साल बाद अपील में मेरे फेवर में डिसीजन आ गया, इन दैट केस व्हाट? अगर 2 साल बाद, 1 साल बाद अपील में मेरे फेवर में डिसीजन आ गया, लेकिन तब तक मेरी जुडिशरी की नौकरी निकल जाएगी हाथ से, वैकेंसी निकल जाएंगी हाथ से, भले ही मैं एक्विटल हो जाएगा मेरा, लेकिन मेरा भी लॉस कैसा होगा? वो इररिपेरेबल होगा। इसलिए माई कन्विक्शन ऑल्सो शुड बी सस्पेंडेड। तो इफ द कोर्ट इज कन्विंस्ड विद दोज स्पेशल सर्कमस्टेंसेस देन इवन द कन्विक्शन कैन बी सस्पेंडेड। अदरवाइज इन जो जनरल बात होती है वो किसकी होती है? सेंटेंसिंग की होती है। और जो आपके स्मार्ट लॉयर्स होंगे वो अपील में प्रेयर ऐसी ही रखेंगे फिर वो, कि इट शुड नॉट ओनली बी ऑफ सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस बट ऑल्सो ऑफ कन्विक्शन। तो था टेक्निकल पॉइंट या नहीं? कितने लोगों को अच्छा लगा रेजेंट? ठीक है। 389 जिन लोगों पहले पढ़ा होगा तो उनको आज कुछ नई बातें मिली होंगी इसमें। तो केस का नाम याद रखेंगे, नवजोत सिंह सिद्धू। इस केस के फैक्ट समझ लेते हैं तो आपको थोड़ा आसान होगा। और इन द प्रेजेंट केस अपीलेंट वाज सिटिंग, आपके नोट्स में भी है ये, इन द प्रेजेंट केस अपीलेंट वाज ए सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है। तो ही एट द टाइम ही वाज नॉट इनटू द, सही है, जो जब ऑफेंस हुआ था, ही वॉज कन्विक्टेड फॉर ऑफेंस कमिटेड मच प्रायर टू हिज एंट्री इनटू पॉलिटिक्स। जब कन्विक्शन हुआ, आगे he resigned from the membership of the parliament immediately after pronouncement of sentence of conviction and did not take benefit of clinging on to his office by merely filing appeal. He was also desirous of getting fresh mandate, ये जरूरी है देखिए, he was also desirous of getting fresh mandate from the people, ठीक है। It was held that evidence touching upon the culpability of the appellant prima facie appeared to be in his favor, कि उस एविडेंस के फेवर में है, एंड appellant by resigning from membership of the parliament has chosen a moral path and has set high standards in public life, therefore his conviction was liable to be suspended as, इसको समझ लीजिए, देखिए ये लाइन में रियलो कर रहा हूं,
ये जो येलो लाइन है, एज इंजरी दैट ही वुड सफर इफ कन्विक्शन इज नॉट सस्पेंडेड वुड बी इर्रेपरेबल। अगर इनके कन्विक्शन को सस्पेंड नहीं किया गया तो इनको जो नुकसान होगा, इनको जो इंजरी होगी, इंजरी का मतलब फिजिकल इंजरी से नहीं है, इंजरी में भी एनीथिंग टू रेपुटेशन हो सकती है, टू बेनिफिट्स हो सकती है कि नहीं, इंजरी वुड बी इर्रेपरेबल, वुड बी इर्रेपरेबल, जिसका कोई रिपेयर नहीं हो सकता, कोई उसको वापस लेके नहीं आ सकता, इसलिए इनका कन्विक्शन भी सस्पेंड किया जाता है। इसलिए नवजोत सिंह सिद्धू का जो केस है 389(1) में बहुत फेमस है, इसलिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट मे बी यू मे सी दिस क्वेश्चन इन योर प्रीलिम्स एग्जाम या इन मेंस एग्जाम एज वेल। तो समझिए आज सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन का मतलब क्या हुआ। तो इससे मैंने आपको दो केस बताए, एक तो वी सुंदरा रामी रेड्डी वर्सेस स्टेट और दूसरा हुआ नवजोत सिंह सिद्धू। तो ये हुआ आपकी फर्स्ट पावर है रिगार्डिंग फर्स्ट पावर। दिस डिस्कशन वाज रिगार्डिंग पावर ऑफ द कोर्ट, अपीलेट कोर्ट फॉर सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस एंड कन्विक्शन। कर लेंगे अब आप, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। सेकंड पावर क्या थी, इफ ही इज इन कन्फाइनमेंट, हु अपीलेंट, if he is in confinement that he be released on bail or on his own bond। तो when can the appellant be released on bail, ये जरूरी है जानना, इसको अलग तरीके से पढ़िए। अब अपीलेंट को, जिसने व्यक्ति ने अपील फाइल किया, उसको बेल पर कब छोड़ा जा सकता है, 389 क्लॉज 1 में। कौन सी क्लॉज में, देखिए अपील के प्रोविजन अलग अलग जगह हैं, तो यहां पर हम राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन 389 क्लॉज 1। Appellant court can exercise the power to grant bail only if number 1 the person asking for release on bail is a convicted person, उसको conviction हो चुका है, he is in confinement and his appeal against conviction is pending। तीन शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहली क्या है कि he is a convicted person, ठीक, he is a convicted person। सेकंड क्या है, ही इज इन कन्फाइनमेंट एंड ही अपील इज पेंडिंग। कन्विक्शन हो गया है, जेल में हूं माई बाप, जमानत दे दीजिए, तीनों बातें होनी चाहिए, सही है। अगर जेल से बाहर है फिर क्या है कि बेल, बट ओबियस क्यों जा रहे हैं, आफ्टर कन्विक्शन ही जा रहे हैं, बट ओबियस। लेकिन आपको मेंस में लिखने के लिए, वैसे याद रखने के लिए आपको इनको पॉइंट्स में रखना जरूरी है। व्हेन व्हाट आर द conditions for the application of section 389 clause 1 कर लेंगे अब। very important for your prelims and also very important for your mains। what, irrespective of whether the offense is bailable or non bailable, the release of the convicted person on bail is entirely at the discretion of the appellate court। In this case, in the case of 389(1), don't get confused कि if the offense is bailable, you have a right to be released on bailable। It is entirely discretion of the appellate court। ध्यान रखिएगा, कौन सी कोर्ट है ये, appellate, ये ट्रायल कोर्ट या मजिस्ट्रेट कोर्ट नहीं है जहां पर आप कहेंगे जनाब बेलेबल ऑफेंस है, हो गया, हाँ जाओ। दिस इज, तो डोंट गेट कंफ्यूज विद बेलेबल कि बेल होनी ही होनी है। इट इज द केस, कब है ये, बिकॉज यू आर ऑलरेडी कन्विक्टेड, कन्विक्शन हो चुका है आपका। तो वेदर इट इज बेलेबल और नॉन बेलेबल, द रिलीज ऑफ द कन्विक्टेड पर्सन ऑन बेल इज एंटायरली एट द डिस्क्रेशन ऑफ द अपीलेट कोर्ट। द डिस्क्रेशन हाउएवर इज टू बी एक्सरसाइज्ड judicially and the appellate court is required to record reasons for granting bail। उस फ्रेज को दोबारा दिखाना जरूरी है आपको, कौन सा, for reasons to be recorded by it in writing। if you are releasing him even on bail then you will have to write the reasons। तो यहां पर देखिए ये जो फ्रेज है इसकी इंपॉर्टेंस समझिए, for reasons to be recorded by it in writing, कई जगह देखेंगे आप ये फ्रेज है, आप डायरेक्ट लैंग्वेज में कई बार पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इट मीन्स व्हाट, कि दो यू हैव वाइड डिस्क्रेशन, कोर्ट हैज वाइड डिस्क्रेशन, तो डिस्क्रेशनरी पावर है, विवेकाधिकार पर बहुत कुछ निर्भर करता है कोर्ट के, लेकिन
ऐसा नहीं हो सकता, आप उस डिस्क्रिशन को आर्बिट्ररीली एक्सरसाइज नहीं कर सकते। इधर यू आर ग्रांटिंग बेल और यू आर रिफ्यूजिंग, यू विल हैव टू राइट द रीजन, रिकॉर्ड द रीजंस। वंस यू रिकॉर्ड द रीजंस यू विल हैव टू थिंक ट्वाइस। ट्रांसपेरेंसी क्रीप्स इनटू, फिर ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी अपने आप में कि अगर आपने बेल दी तो क्यों दी और नहीं दी तो क्यों दी। तो जिन रीजंस पर आप बेल रिफ्यूज कर रहे हैं, बेल ग्रांट कर रहे हैं, वो जस्टिफिएबल हैं या नहीं है, whether those are justified or not. You cannot say bail granted, bail refused, suspended, sentence suspended, conviction suspended. No, you will have to record the reasons. So these are the safeguards against what? Safeguards against the arbitrary exercise of the discretionary power by the appellate court or by any authority. When this phrase is used for reasons to be recorded by it in writing, then it means what? कि जो लेजिस्लेचर की इंटेंशन है वो ये है कि डिस्क्रिशनरी पावर दे रखी है आपको। दीज आर चेक एंड बैलेंसेस, यू कैन से चेक एंड बैलेंसेस। एक बार आपको पावर दे दी गई, लेकिन उस पावर को किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे आप, उस पर भी कहीं ना कहीं चेक लगा दिया गया कि भैया जो चाहे करो पर लिख देना, क्योंकि लिखोगे तो जब कलम चलेगी तो 2 बार तो सोचना पड़ेगा। गलत लिखोगे तो स्ट्रक्चर पास हो जाएगा, आपका रिकॉर्ड भी खराब हो सकता है कि किस तरह के ऑर्डर पास करते हैं आप, है कि नहीं है। जो चीज़ रिकॉर्ड में नहीं है उसका कोई जवाब नहीं हो सकता, लेकिन जो चीज़ रिकॉर्ड में आ गई उसके लिए यू बिकम अकाउंटेबल। क्योंकि जब ये आपका ऑर्डर चैलेंज होगा आगे आकर के, तब फिर जो आपके सीनियर जजेस हैं वो आपके बारे में एक राय बनाएंगे। भले ही वो आपके खिलाफ कोई डिसीजन नहीं देंगे, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपकी इमेज, आपका इंटेलिजेंस लेवल, आपका एज ए जुडिशियली ऑफिसर आपकी एफिशिएंसी दिखती है वो। और उसी के बेस, ये तो वो पर्सनल लेवल पर, सेकंड पर हुआ कि इफ यू हैव नॉट अप्लाइड द माइंड देन द सुपीरियर कोर्ट विल सेट असाइड योर ऑर्डर कि नो दिस कोर्ट हैज नॉट अप्लाइड द माइंड। तो रिकॉर्डिंग रीजंस, ये जो लाइन है, ये जो फ्रेज है, यू विल सी दिस फ्रेज मैनी टाइम्स इन सीआरपीसी। तो जब भी कोई फ्रेज आए तो इसको इसी तरीके से आप समझेंगे कि क्यों इस इंटेंशनली बेयर एक्ट में ये लैंग्वेज यूज की गई है। ठीक है, कर लेंगे आप। कितने लोग समझ गए? रेज हैंड। खड़े रहिए यार, थोड़ी देर नींद भाग जाएगी आपकी। वेरी गुड। ठीक है, ठीक। प्लीज नोट डाउन दिस केस, गोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। MP High Court has stated that application for bail and suspension of sentence under section 389 is a class by itself maintainable only in a pending appeal। कि ये अपने आप में अलग से क्लास है एक। यहाँ की जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ बेल, दिस इज नॉट जनरल बेल एप्लीकेशन जो 437 में आप 439 में वहाँ पर अप्लाई करते हैं बेल वाले प्रोविजन से, वो नहीं है ये। दिस इज ए क्लास बाय इटसेल्फ मेंटेनेबल ओनली इन पेंडिंग अपील। कर लेंगे आप। दिस इज एन इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द अपील। ये बात कहाँ कही गई थी? अपील का अभिन्न भाग है ये। अपील फाइल करो तब अप्लाई करो। अब ये अपील फाइल होगी तब ये एप्लीकेशन लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी ये। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स विच ए कोर्ट शुड कीप इन माइंड व्हाइल ग्रांटिंग बेल। बेल देते समय कोर्ट कौन कौन से फैक्टर्स को, कोर्ट को कौन कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए? इसमें कौन से? इन द मैटर ऑफ ग्रांटिंग बेल द अपीलेंट कोर्ट शुड इंटर एलिया कंसिडर व्हाट। इंटर एलिया समझते हैं क्या हुआ? इंटर एलिया मतलब अन्य बातों से के अलावा बाकी चीजों को कंसिडर करेंगे, लेकिन ये बातें भी करेंगे आप। इंटर एलिया व्हाट? कंसिडर व्हाट? वेदर प्राइमा फेसाई ग्राउंड इज डिस्क्लोज्ड फॉर सब्सटेंशियल डाउट अबाउट द कन्विक्शन। कि ये जो आपकी अपील की पेटिशन है उसमें जो ग्राउंड्स बताए गए कि व्हाई दिस कन्विक्शन शैल बी सेट असाइड, कि क्यों कन्विक्शन बैड इन लॉ है, व्हाई दिस कन्विक्शन शुड बी सेट असाइड, कुछ ग्राउंड्स मेंशन करेंगे ना भाई। अपील में क्या लिखा होगा? अपील में यही लिखा होगा कि आई हैव बीन कन्विक्टेड रॉन्गली, मजिस्ट्रेट और द ट्रायल कोर्ट और द सेंटेंसिंग कोर्ट हैज नॉट अप्लाइड माइंड। फैक्चुअल को, फैक्ट्स को गलत तरीके से अप्रिशिएट किया, एविडेंस को गलत तरीके से अप्रिशिएट किया, तो ग्राउंड्स ऑफ सेटिंग असाइड कन्विक्शन होंगी वो उसके लिए कि वेदर प्राइमा फेसाई ग्राउंड इज डिस्क्लोज्ड फॉर सब्सटेंशियल डाउट अबाउट द कन्विक्शन। क्या उन ग्राउंड के आधार पर
जो आपकी पिटीशन में लिखी हुई हैं उस पर कन्विक्शन डाउटफुल होता है या नहीं है? क्या कन्विक्शन को डाउट में कि हाँ यार कन्विक्शन डाउटफुल हो गया, ये होना चाहिए, शायद नहीं होना चाहिए था। सब्सटेंशियल डाउट अबाउट द कन्विक्शन, अगर ये फ्रेज बात समझ गए हो तो प्लीज रेज हैंड। वेदर प्राइमा फेसाई ग्राउंड इज डिस्क्लोज्ड फॉर सब्सटेंशियल डाउट अबाउट द कन्विक्शन। देखिए है क्या, कन्विक्शन हो गया आपको, आप जेल में हैं और दुहाई लगा रहे हैं बाहर निकलने की। आप दुहाई कब लगा रहे हैं? आपने अपील फाइल करी है अपीलेट कोर्ट के सामने कि मेरा जो कन्विक्शन है, मेरी जो दोष सिद्धि है वो गलत है, वो कानूनी रूप से सही नहीं है, मुझे गलत तरीके से कन्विक्ट किया गया और गलत तरीके से सजा दी जा रही है, आप मुझे छोड़ दीजिए। तो आप अपनी अपील की जो पिटीशन है उसमें सारे ग्राउंड्स लिखेंगे कि क्यों गलत है आपका कन्विक्शन 1 2 3, है ना। तो उन ग्राउंड्स को पढ़ करके जज साहब को डाउट क्रिएट होना चाहिए कि नहीं इसकी बात में दम है, कन्विक्शन में गलत हुआ। कम गलत का मतलब यहां पर फ्रेज क्या है? सब्सटेंशियल डाउट। ये नहीं कि हाँ कन्विक्शन 100% गलत है, एक सब्सटेंशियल डाउट क्रिएट हो गया कि भी कन्विक्शन गलत है। अब लगेगा यार हाँ कन्विक्शन शायद नहीं होना चाहिए था, तो कम से कम पहले से बाहर निकालो। कन्विक्शन होना चाहिए नहीं होना चाहिए तो बाद में डिसाइड होगा ना, अभी तो जब अपील हम मेरिट पे सुन लेंगे, लेकिन ये जवान छोकरा अभी जेल में रहेगा, इससे पहले बाहर निकालो। तो एक ग्राउंड बेल की बन जाएगी इस तरीके से। तो कोर्ट का दिमाग इन बातों पर चलेगा, कोर्ट विल कंसिडर दिस। अब आई समझ में? रेज हैंड नाउ। वेरी गुड। सेकंड, वेदर देयर इज एनी लाइक्लीहुड ऑफ अनरीजनेबल डिले इन द डिस्पोजल ऑफ द अपील। अनरीजनेबल डिले इन द डिस्पोजल ऑफ द अपील, कि अपील के डिस्पोजल करने में क्या बहुत टाइम तो नहीं हो जाएगा? 3 साल की सजा दी गई है, अगर हमने जेल में रखा और इतनी पेंडेंसी हमारी कोर्ट में है, 3-4 साल तो हमें इसको संभालने में लग जाएंगे, डिस्पोज करने में लग जाएंगे। और 3 साल बाद अगर हमने डिसाइड किया कि नो कन्विक्शन इज रॉन्ग, ये तो 3 साल की सजा काट चुका होगा। तो अगर चांसेस ऐसे हैं अनरीजनेबल डिले के, किसमें डिले? इन डिस्पोजल ऑफ द अपील, देन इट कैन बी ए क्राइटेरिया फॉर ग्रांटिंग द बेल। सी, मैं अगेन कह रहा हूं दिस अपीलेट कोर्ट है, ये इनके पास जो कंसिडरेशन होगी बेल देने की वो दूसरी होगी। When the accused is arrested during the investigation and he files bail application, तब बेल पर छोड़ने के क्राइटेरिया दूसरे होंगे कि वेदर ये इन्वेस्टिगेशन में हिंड्रेंस तो नहीं होगी, वेदर ही विल इन्फ्लुएंस द विटनेसेस और नॉट, कौन सा ऑफेंस किया है इसने। द कंसिडरेशन ऑफ ग्रांटिंग और रिफ्यूजिंग बेल एट दैट स्टेज वुड बी डिफरेंट। ये बात समझ नहीं आई? ये अपीलेट कोर्ट है, इसके सामने ये पता है कि कन्विक्शन हो चुका है इसको, अब इसको बेल पे छोड़ना है, तो किन ग्राउंड पे छोड़ा जाएगा वो ग्राउंड का वो ग्राउंड दूसरी हो गई। अभी ये दीज ग्राउंड्स आर डिफरेंट। समझे नहीं समझे अभी बात? ठीक है। तो वेदर देयर इज एनी लाइक्लीहुड ऑफ अनरीजनेबल डिले इन द डिस्पोजल ऑफ द अपील। केस का नाम कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। लिख लीजिए, नोट्स में है, लिखेंगे क्यों? ठीक है। तो ये बात समझ में आई आपको, नहीं आई? तो इन पॉइंट्स को आप लोग बड़ी मेहनत के साथ भूलना, सही है, क्योंकि सारी मेहनत तो मुझे ही करनी है। देखिए मैंने आपको एक एक पॉइंट बहुत अच्छी तरह समझाया है, नोट्स में दे दिया। अब आप जाने और आपका भाग्य जाने, मैं बार बार नहीं कहूंगा आपसे इस बात को। एक केस क्वेश्चन आया, इसको पढ़ लेते हैं जुडिशरी में आपके। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस appellate court may order that execution of sentence or order appealed against be suspended। किस केस में कोर्ट ऑर्डर कर सकती है? इफ द ऑफेंस इज नॉट पनिशेबल विद डेथ, डेथ से दंडनीय नहीं हो। इफ द ऑफेंस इज नॉट पनिशेबल विद डेथ और लाइफ इंप्रिजनमेंट, इफ द ऑफेंस इज नॉट पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट विद लेस देन 3 years। बताइए आंसर क्या है इसका? किसी भी केस में, क्योंकि आपने देखा भी 389(1) में सेंटेंस का कोई भी क्राइटेरिया नहीं था, तो डोंट गेट कंफ्यूज इन द सेंटेंसिंग क्राइटेरिया, है कि नहीं है? नेक्स्ट लेवल पर आ जाइए, प्रोविजियो। कम टू दी प्रोविजियो। क्या कहता है?
See, first question in your prelims, it was added by 2005 amendment and which came into force with effect from 23rd June 2006. पहला फैक्ट ये है, प्रोविजो पहले इनिशियली नहीं था ये, it was added on the basis of different judgments of honorable Supreme Court कि ऐसे सेफगार्ड लिए जाएं, सही है. तो therefore this proviso was added in 2005 amendment. तो दिस इज, प्लीज राइट डाउन P for prelims. आपके बैरेट में लिख लीजिए, वहीं पर 2005 लिख लीजिए कम से कम, जब पढ़ेंगे तो आपको वो अमेंडमेंट याद आ जाएगा 2005. प्रोवाइडेड दैट अपीलेट कोर्ट शेल बिफोर रिलीजिंग ऑन बेल or on his own bond a convicted person who is convicted of an offense punishable with death, yellow color, imprisonment for life, red color, or imprisonment for a term not less than 10 years, sky color, sky blue, shall give opportunity to the public prosecutor for showing cause in writing against such release. This is the direct language. अब मैं आपको समझा देता हूं कि यदि ऑफ पनिशमेंट ये हुआ हो, कौन से ऑफेंस में, ऑफेंस इज पनिशेबल विद डेथ, लाइफ या नॉट लेस देन 10 ईयर्स. इसको आप इस मैजिक स्लाइड में देख सकते हैं. दिस इज, प्लीज सी दिस साइड, accused convicted for offense punishable with death, imprisonment for life, imprisonment for a term not less than 10 years. इन तीनों टर्म्स को, तीनों ऑफेंसेस कैटेगरी को घोट करके पी जाइए, याद कर लीजिए या किसी से करवा लीजिए रिश्तेदारों से, लेकिन आपके माइंड में होना चाहिए कि हाँ कौन कौन से ऑफेंसेस की बात की गई है, क्योंकि यहाँ से आपको कन्फ्यूजन होगा प्रीलिम्स में, क्योंकि ऐसी चीज़ें मल्टीपल टाइम्स देखते हैं आप. फिर ये रखना मुश्किल है कि ये पनिशेबल डेथ कहाँ था. तो तीनों चीज़ों को आप अच्छी तरह रटेंगे. Accused is convicted for an offense which is punishable with death or imprisonment for life or imprisonment for a term not less than 10 years. So this is the first fact. क्या? Then appellate court shall before releasing on bail, जमानत पर छोड़ने से पहले क्या करेगी? अपॉर्चुनिटी टू द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पीपी साहब को बुलाएंगी, उनसे कहा जाएगा कि आप राइटिंग में फॉर शोइंग कॉज इन राइटिंग अगेंस्ट रिलीज, कि आपको इस, हम लोग तो छोड़ना चाह रहे हैं इनको ग्रांटिंग बिल, आपको इनकी रिलीज के बिल में कोई आपत्ति है क्या? अगर है तो राइटिंग में दीजिए. ये क्यों है? क्योंकि अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब स्टेट का रुख रख सकते हैं, उन पक्षों की तरफ कोर्ट का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं जो हो सकता है कि कोर्ट जिनके बारे में ना जानती हो. क्योंकि इधर कौन होगा ग्रांटिंग में? अपीलेंट, जो व्यक्ति कन्विक्टेड है, उसका वकील साहब अपनी स्टोरी सुनाएंगे. तो अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नहीं बुलाया जाएगा तो कहीं ना कहीं जस्टिस हो नहीं पाएगा, दोनों पक्षों को सुने बिना ही रिलीज हो जाएगा वो. और ऑफेंस कैसा है? बहुत सीरियस है, नॉट लेस देन 10 ईयर्स एटलीस्ट. तो जो हीनियस क्राइम में कन्विक्शन हुआ है अगर, तो एटलीस्ट उसको बेल पर छोड़ने से पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुना जाए. ये मैंडेटरी प्रोविजन हो गया. अब लैंग्वेज पढ़िए दोबारा. Shall give opportunity, please see this, shall give opportunity to the public prosecutor for showing cause in writing against such release. हाँ साहब, raise hand अगर आ गया हो समझ में, कर लेंगे. वेरी गुड. दिस इज स्लाइड, मैजिक स्लाइड. फटाफट झलक देखो, एक फोटो खींच लिया करो, याद कर रहा. इट इज परमिटेड फॉर यू नाउ. लैंग्वेज समझिए, क्वेश्चन क्या है. Provided that appellate court shall, before releasing on bail or on his own bond, a convicted person who is convicted of an offense. See the language. Who is convicted of an offense. ये देखा जाएगा कि उस ऑफेंस का पनिशमेंट कितना है, ये नहीं देखा जाएगा उसको कितनी सजा दी है. समझे बात? और वो ऑफेंस किस कैटेगरी में आता है, उसका पनिशमेंट क्या है. यहां पर यह शब्द नहीं लिखा हुआ कि he has been sentenced for this. क्या? whether offense is punishable with death, सही है, whether offense is punishable with life imprisonment or imprisonment more than 10 years, not less than 10 years हो गया. It will be seen. ये नहीं देखना कि भाई भले ही 10 साल का हो, जैसे if I remember correctly, robbery is punishable for 10 years. ठीक है, तो द ऑफेंस इज पनिशेबल विद 10 ईयर्स, लेकिन पनिशमेंट कितना हुआ? 5 ईयर्स का हुआ.
तो आप ये नहीं देखेंगे कि ही वाज, यहाँ पे ये शब्द नहीं है कि ही इज सेंटेंस फॉर 5 years. नो, द ऑफेंस इज सच विच इज पनिशेबल फॉर नॉट लेस देन 10 years. ये देखा जाएगा उसमें. क्वेरी सॉल्व. आगे कुछ पूछना किसी को? इट मीन्स शी इज अप्लाइंग माइंड. तो थोड़ा सा घिसो. इसी पर प्लिम्स से क्वेश्चन आया हुआ है. राइट पी फॉर प्लिम्स. इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस the appellate court shall, before releasing on bail or on his own bond a convicted person, give opportunity to the public prosecutor for showing cause in writing against such. तो किन किन मामलों में पीपी साहब से पूछा जाएगा? तो वो पूरी एग्जैक्ट लाइन याद रखिएगा. कौन इसका आंसर है? इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद डेथ, लाइफ और नॉट लेस देन 10 years. तो आई हैव शोन द प्लिम्स क्वेश्चन ऑल्सो. यहाँ पर discuss the powers, appellate powers, discuss the appellate court regarding the grant of bail. This is the question of mains. When the appellate court should grant bail, when it should not grant bail, what are the procedural requirements hearing the public prosecutor. तो ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका मेंस का. आप प्लीज ये मत कहिएगा कि मैंने मेंस के लिए नहीं पढ़ाया था, ठीक है, क्योंकि मेंस में यही चीज आएंगी. मैं बता रहा हूं कि जब मैंने कह दिया कि प्रीलिम्स से भी आएगा, मेंस से भी आएगा, आई एम एक्सप्लेनिंग लाइक दिस, इट मींस आई एम टीचिंग दिस फॉर बोथ पर्पजेस. प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन आएगा ये समझ में आ गया, मेंस में कैसे क्वेश्चन आएगा बता दिया आपको मैंने, ठीक है. और भी क्वेश्चन विद ड्राफ्टिंग कैसे भी हो सकती है. खुराफात है इंसान के दिमाग की, कैसे ही बना दें. नवजोत सिंह सिद्धू के केस के फैक्ट्स पर बना दें, कश्मीर सिंह के जो फैक्चुअल स्टोरी है उस पर कोई वो केस बना दें. तो अब ऐसा नहीं हो सकता. देखो लॉ में भी इसे एक शब्द आता है, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट. हर बात को तो ड्राफ्टर, हर बात को तो जजेस भी नहीं बता सकते. ऐसे कोई फैकल्टी भी आपको एक्यूरेटली नहीं बता सकती कि यही क्वेश्चन आएगा. मैं केवल आपको उस सेक्शन से रिलेटेड जितने भी एक्सप्लेनेशन हो सकते थे उनसे रूबरू करा सकता हूं. अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, हो सकता है कि एग्जामिनर कोई दूसरे तरीके से, लेकिन अगर आपने इन बातों को ध्यान में रख लिया और याद है आपको, आप उसमें कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं, आपकी मेमोरी में ब्लरनेस नहीं है, तो वो सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, बढ़ते हैं आगे. प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन केसेस वेयर ए कन्विक्टेड पर्सन इज रिलीज ऑन बेल, it shall be open to the public prosecutor to file an application for cancellation of the bail. Again very important fact कि अगर बेल हो गई, is release on bail, अगर बेल हो गई तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर पीपी साहब कैंसिलेशन ऑफ बेल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, इट इज ओपन टू हिम कि इफ उनको लगता है कि नहीं कुछ ना कुछ गलती हो गई है इसमें, तो ही कैंसिलेशन फॉर बेल का भी. तो यहां से क्वेश्चन आ जाएगा. देखिए, out of the following provisions deals with the cancellation of bail. तो 389(1) के प्रोविजो में भी कैंसिलेशन ऑफ बेल की बात कही गई है. कर लेंगे. नेक्स्ट, अब शांति व्यवस्था मेंटेन हो जाएगी थोड़ी देर के लिए. सेकंड मतलब है कि एक आसान सी क्लॉज आ रही है, थोड़ा बढ़िया कोर्स आपका. क्लॉज 2 क्या कहती है? The power conferred by this section on an appellate court may be exercised also by the High Court in case of an appeal by convicted person to a court of subordinate thereto. इस केस में क्लॉज 2 डील कर रही है, अपील किसको की गई है? अपील टू ए कोर्ट सबऑर्डिनेट देयरटू. हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट यानी कौन सी कोर्ट हो गई? कोर्ट ऑफ सेशन हो गई, उसको अपील की गई है. तो कह रहे हैं कि ये जो अपीलेट कोर्ट की जो पावर है उस केस में हाई कोर्ट भी एक्सरसाइज कर सकती है. इट इज नॉट ओनली द अपीलेट कोर्ट बट ऑल्सो द हाई कोर्ट कैन एक्सरसाइज पावर्स. कौन सी पावर्स? 389 क्लॉज 1 में कौन सी पावर्स? सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस एंड कन्विक्शन एंड रिलीजिंग ऑन बेल. इट इज सिंपल, कर लेंगे. नेक्स्ट. तो साथियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा. एंड बिलीव मी, जितनी डिटेल्स में पढ़ाया है आप उसको उतना ही कर लीजिए, उस तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए. एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना सफिशिएंट होगा, मोर देन सफिशिएंट होगा. राइट, कर लेंगे आप. एंड इफ यू लाइक, आपको लगता हो एफर्ट्स किए गए, तो प्लीज डू लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड शेयर योर कमेंट्स एज वेल. अब मैं आपसे एक बात कहूँगा. देखिए, इसमें ना
जैसे मेंस आंसर राइटिंग में कई बार स्टूडेंट्स मुझसे बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, सर लेटेस्ट केस लॉज जरूरी हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो बेसिक लॉ है वो आपको आता है या नहीं आता है ना। लेटेस्ट का तो कुछ भी, इस महीने का लेटेस्ट खत्म, अगले महीने का लेटेस्ट आ जाएगा, लेटेस्ट बिल के उसका कोई एंड नहीं है। लेकिन जो 90% स्टेबल लॉ है, जो रॉक सॉलिड है, क्या आपको उस पर कमांड है या नहीं है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात मैं आपसे कहूँगा कि आप 10 मिनट्स तक, कितने मिनट्स तक, 10 मिनट्स तक you just write your name. If you are suppose your name is Sanjay, तो keep writing Sanjay 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 for 10 minutes. Then you count the words. उन शब्दों को गिनिए कि 10 मिनट्स में आपने कितने वर्ड्स, सपोज कीजिए किसी के 200 वर्ड्स लिख पाए, तो दिस इज द मैक्सिमम वर्ड लिमिट यू कैन राइट इन योर एग्जाम मेंस में। 10 मिनट में आपकी जो वर्ड राइटिंग स्पीड कितनी आ गई, 200 शब्दों की आ गई है। अब आप ये देखिए, अगर आपको मेंस में 10 मार्क्स का क्वेश्चन 10 मिनट्स में लिखना पड़ जाए तो उसमें क्या क्या लिखेंगे। यू विल कम टू द रियलिटी कि भाई इवन इफ यू नो सो मच, अगर आपको बहुत कुछ पता भी है, वुड यू बी एबल टू राइट डाउन, क्या आप उसको लिख पाओगे? वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट, राइट। सो उतना ही पढ़िए जितना आप डाइजेस्ट कर सकते हो, जितना आप रिवाइज कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, रिप्रोड्यूस कर सकते हो। अदरवाइज बियॉन्ड दैट विल गो वेस्ट। आई होप मेरी ये जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, आप उसको समझे होंगे अच्छे तरीके से फिलॉसफी को, और उसका लाभ भी उठाएंगे। थैंक यू वेरी मच।